अगली प्रॉपर्टी है आपकी रंग। ठीक है, रंग माने हुआ कलर। ठीक है, अब बच्चों जो आपके कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल्स मतलब हमारे कॉलोइडी विलेन, इनका कलर कैसा होता है? आपने देखा है कि आपका जो मिल्क है, ठीक है, वो मिल्क भी तो एक कॉलोइड है। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जो मिल्क है उसमें वाटर मिक्स होता है, और मिल्क में वाटर मिक्स होना मतलब ये एक कॉलोइड का काम करेगा। अब जब आपने अगर किसी कंटेनर में मिल्क और वाटर का कोई भी सॉल्यूशन लिया है, कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया है, उसके ऊपर अगर आप लाइट को फॉल करवाते हो ना, तो वो लाइट आपको कौन से रंग की नजर आएगी? नीले रंग की नजर आएगी। क्या रंग दिखेगा लाइट का? नीला रंग आपको वहां पर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अब अगर आपने इसको संचरित प्रकाश में देखा, ये आपका था परावर्तित प्रकाश। ठीक है, अब अगर आपने इसको संचरित प्रकाश में देखा, तो यही दूध और पानी का जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसका जो रंग होता है ना, वो संचरित प्रकाश में इसका रंग क्या हो जाता है? ये लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कलर दिखा रहा है। अलग अलग कलर दिखाने का क्या मतलब है कि हमेशा जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे उनका जो कलर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी चीज कलर इंडिकेशन तब देती है जब हम उसकी वेवलेंथ की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो रंग किसके ऊपर डिपेंड हुआ? कोलोइडल पार्टिकल्स का कलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि आपने जो लाइट ली है उसकी वेवलेंथ क्या है। अगर दूध और पानी के मिश्रण की मैं बात करूं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन का ये काम करते हैं, अगर आपने उसको परावर्तित प्रकाश में लिया है तो वो दूध और पानी का सॉल्यूशन जैसे ही आप उसके ऊपर लाइट को इल्यूमिनेट करोगे वो आपको नीले रंग का प्रकाश देगा। लेकिन अगर उस प्रकाश को मैंने बदल के संचरित प्रकाश कर दिया तो वो नीला रंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाल कलर का आपको सॉल्यूशन दिखाई देना लगेगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण है आपके पास, दूसरा कोलोइडी विलेन होता है आपके पास गोल्ड सोल। ठीक है, गोल्ड का सोल भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम स्वर्णिम सोल कहेंगे। अगर आप एक बार इस गोल्ड के सोल पे लाइट को इल्यूमिनेट करते हो ना, तो गोल्ड का सोल आपको रेड कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है। जैसे जैसे उस प्रकाश में अंतर आता जाएगा, ये आपको दिखेगा पर्पल रंग का। पर्पल रंग के बाद फाइनली आपको ये जो गोल्ड का सोल है ना, ये फाइनली आपको गोल्डन रंग का दिखने लगता है। किस प्रकाश में? संचरित प्रकाश में। तो हम ये बोलते हैं कि हमेशा कोलोइडल पार्टिकल्स कौन सा कलर शो करेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि वहां पर आपके पास में जो प्रकाश है उसकी तरंग वर्धिका की मात्रा कैसी है, अमाउंट ऑफ वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। इतना क्लियर? चलिए, तो ये आपका तीसरा फैक्टर था कोलोइडी विलयनों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम चौथे फैक्टर की तरफ, जिसका नाम है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति को मैं कहती हूं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जिस साइंटिस्ट या केमिस्ट ने, हम बोलेंगे, इस पे चर्चा की थी, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट का मतलब ये ब्राउनियन की कोई ना कोई गति है। तो आप देखोगे कि जब आप कोलोइडल पार्टिकल्स को देखते हो ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो हमेशा एक जिगजैग मैनर में मूव करते रहते हैं। जिगजैग मैनर कैसे होता है देखना यहां पर। जब हम कोलोइडल पार्टिकल्स को देखेंगे तो वो हमेशा एक जिगजैग मैनर में गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इनका हमेशा मूवमेंट करने का पाथ कैसा होता है? कोलोइडल पार्टिकल्स आपको हमेशा जिगजैग मैनर में गति करते हुए दिखेंगे। कैसे मोशन करते हैं? हमेशा जिगजैग मैनर में। हम ये कहेंगे कि जब हमने कोलोइडल पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है आपका सूक्ष्म विद्युत दर्शी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा,
तो पार्टिकल्स कैसे थे, कॉलॉइड के पार्टिकल्स हमेशा जिगजैग मोशन में थे। अब बच्चों ये कॉलॉइडल पार्टिकल्स हमेशा जिगजैग मोशन में क्यों होते हैं, ये चीज बताती है कि जब भी आप कॉलॉइडल पार्टिकल्स की बात करते हो ना, ये डिपेंड करता है इसके साइज पे कि पार्टिकल का साइज क्या है। दूसरा ये जिस डिपेंड करता है कि जो आपने डिस्पर्जन मीडियम लिया है ना, उसकी विस्कोसिटी कितनी है। हर लिक्विड सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है जिसपे जो ये दर्शाती है कि कोई भी पार्टिकल कितना मूवमेंट करेगा। तो आप देखोगे कि पार्टिकल जितना ज्यादा स्मॉल होगा साइज में, समझना, पार्टिकल का साइज जितना कम होगा उसकी विस्कोसिटी भी उतनी कम होगी, और जितनी उसकी विस्कोसिटी कम होगी ना, आप देखोगे कि वो ज्यादा स्पीड से मूवमेंट करेगा, उसका स्पीड मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं पार्टिकल की साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल होना मतलब डिस्पर्जन मीडियम में उसकी विस्कोसिटी भी कम है, विस्कोसिटी कम होगी तो उतनी ही फास्ट स्पीड से वो ट्रेवल करेगा। यही दर्शाता है आपका ब्राउनियन मूवमेंट कि अगर हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से किसी भी कॉलॉइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम में देखा, किसी भी परिक्षिप्त माध्यम में देखा, तो वो हमेशा हमको कैसे नजर आए, मूवमेंट करते हुए नजर आए। अब इन डिस्पर्जन पार्टिकल्स में कॉलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट किस चीज को दर्शाता है, ये बताता है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ सोल को, कि कोई आपका सोल बना है वो कितना ज्यादा स्थायित्व है, वो कौन बताता है, वो आपको ब्राउनियन मूवमेंट ही बताता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो एक तरीके से गति है कॉलॉइडल पार्टिकल्स की, और इस गति को आप देखोगे हमेशा ये कैसी होती है, जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, जिसको आप किससे ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पर आपके पास में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। अगली प्रॉपर्टी जो हम आज के लेक्चर में लास्ट प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज अभी हमारे पास में खत्म नहीं हुई है, बट फॉर टुडेज लेक्चर हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉलॉइडी कणों पर आवेश। कॉलॉइडी कणों पर आवेश का क्या मतलब है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर क्या है कि हमेशा जो आपके कॉलॉइडी विलयन होते हैं ना, वो विद्युत आवेशीय होते हैं। कॉलॉइडी विलयन विद्युत आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं, विद्युत आवेश रखते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अब वो चार्ज कैसा हो सकता है, चार्ज आपके पास दो तरीके का होता है, एक आपका ऋणात्मक और दूसरा आपका धनात्मक। चार्ज हमारे पास में कॉलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज हमारे पास में नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारी एनसीईआरटी में हमारे पास में कुछ कॉलॉइडों के लिए एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि किसके ऊपर चार्ज धनात्मक आवेशित होगा और किसका चार्ज ऋणात्मक आवेशित होगा। ठीक है, ये सारे उदाहरण आपके पास में सोल के हैं। सोल क्या होते हैं, सोल भी आपके पास में कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं धनात्मक आवेशित सोल की। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले आपके पास में है जल योजित धात्विक ऑक्साइड। जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, उनके ऊपर आपका कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं, क्रोमियम ऑक्साइड की बात करूं, या Fe2O3.XH2O मतलब फेरस के ऑक्साइड की बात करूं, तो ये जितने भी ऑक्साइड है ना, इनके ऊपर आवेश कैसा है, ये धनात्मक आवेशित है। अब क्षारकीय रंजक, क्षारकीय रंजक क्या हुए आपके, जैसे आपने इंडिकेटर्स लिए मिथाइलिन ब्लू, ये भी एक सोल है, इसके ऊपर भी धनात्मक होता है। हीमोग्लोबिन जो है आपका रक्त का, आपका ब्लड भी एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके ऊपर भी धनात्मक होता है। ऑक्साइड जैसे TiO2, TiO2 का मतलब होता है आपका टाइटेनियम का ऑक्साइड, ये भी क्या हुआ, ये भी आपका धनात्मक आवेश वाला होता है। क्लियर। अब मैं बात करती हूं ऋणात्मक आवेशित सोल्स की। अब ऋणात्मक आवेशित सोल कौन से होते हैं, ऐसी धातुएं जैसे हो गई आपकी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कैसी होती है, ये ऋणात्मक आवेशित होती है। सल्फाइड AS2S3, SbS3, COS3, ये सब क्या है, सल्फाइड्स हैं, ये भी कैसे हुए आपके ऋणात्मक वाले। अम्लीय रंजक, अम्लीय रंजक मतलब जो आपके एसिडिक वाले हैं, इओसिन, कॉन्गो रेड सोल, ये सारे क्या हैं आपके ऋणात्मक हैं। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, चारकोल, ये सारे कैसे आवेशित हैं, ये सब
ऋणात्मक आवेशित सोल हैं। तो ये टेबल आपको डिफरेंस बता रही है कि कौन से सोल आपके धनात्मक होंगे और कौन से सोल आपके ऋणात्मक होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर आवेश कैसा है। ठीक है, अब आवेश से रिलेटेड हम और चर्चा करेंगे कि कोलॉइडल सोल पर आवेश को हम कैसे स्थापित करें। तो बच्चों अब आपके पास में ये जो कोलॉइडी कणों पर आवेश आया, ये किस वजह से आया? देखो, या तो आपने यहाँ पर जो मेटल लिया है उसका हुआ है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, ठीक है, या फिर आपने जो दो माध्यम यहाँ पे लिया है उनके बीच में हुआ है एड्सॉर्प्शन, जिसको हम बोलते हैं अधिशोषण। तो यहाँ पर कोलॉइडी कणों पर आवेश आने का जो मुख्य रीजन है ना, वो कौन है? वो आपका एड्सॉर्प्शन ही है, अधिशोषण ही है। ठीक है, अब देखो ये अधिशोषण किस प्रकार से होता है, मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर देके बताती हूँ। आप मान के चलो कि आपने सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3 को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाई। किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कि आपने किसके साथ अभिक्रिया करवाई? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो जब ये पोटेशियम आयोडाइड इस सिल्वर नाइट्रेट की सरफेस पे अधिशोषित होगा, तो अधिशोषित होने के बाद देखो Ag है आपका पॉजिटिव, I के ऊपर है नेगेटिव, और यही AgNO3 जब अगली प्रक्रिया होगी तो उसमें Ag+2 आयंस देगा। तो यहाँ पर इनके ऊपर जो चार्ज आया वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक आपका अधिशोषक के ऊपर क्या हुआ? अधिशोषित हुआ। उस प्रक्रिया की वजह से इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आया, और वो किस रीजन से आया? अधिशोषण की वजह से। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि हमने Fe2O3 को एक गर्म पानी में घोला। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है, आपने क्या किया, जो आयरन का ऑक्साइड था उसको आपने हॉट वाटर में डाला। ये आपने क्या लिया है, यहाँ पर हॉट वाटर लिया है। ठीक है, तो आप देखते हो कि जब आयरन के ऊपर H2O रिएक्ट करता है तो ये XH2O बना लेता है, ये एक जंग की जो परत होती है वो यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर इस Fe2O3 का वाटर पे जब एड्सॉर्प्शन होगा तो Fe2O3 एक बार तो आपको Fe पॉजिटिव आयंस देगा, और दूसरी बार इसी Fe2O3 के साथ हमको वाटर के OH नेगेटिव आयन लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अधिशोषण होने की वजह से ही इनके ऊपर क्या आया? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आया। धनात्मक मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक मतलब आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस चार्ज के आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एड्सॉर्प्शन रिस्पॉन्सिबल है। जब किसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्प्शन हुआ, उसकी वजह से ये चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। तो चार्ज प्रोड्यूस होने का मेन रीजन क्या है? एड्सॉर्प्शन ही। अब बच्चों आप देखोगे कि जब कोलॉइडल पार्टिकल्स के बीच में चार्ज प्रोड्यूस होता है तो ये आपको एक डबल लेयर के रूप में मिलता है। ठीक है, किस रूप में मिलता है? एक डबल लेयर के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर हम एक डबल लेयर को डिफाइन करेंगे कि इन दोनों चार्ज की वजह से इनके बीच में लेयर कैसे आई। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन दो लेयर्स का कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? जिन पर आपके पास में अपोजिट चार्ज है। कोलॉइडल पार्टिकल के आसपास। इसे हम कहेंगे हेल्महोल्ट्ज डबल इलेक्ट्रिकल लेयर। क्या कहेंगे? हेल्महोल्ट्ज की डबल इलेक्ट्रिकल लेयर हम इसको कहेंगे। तो बच्चों जब ये दोनों लेयर्स अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन कहाँ होगा? कोलॉइडल पार्टिकल के आसपास, इसको हम बोलेंगे हेल्महोल्ट्ज की डबल इलेक्ट्रिकल लेयर। अब देखोगे कि यहाँ पे दो लेयर है। ठीक है, एक लेयर है आपकी फर्स्ट लेयर और दूसरी लेयर है आपकी सेकेंड लेयर। तो बच्चों हमेशा आप देखना कि जो आपकी पहली वाली फर्स्ट लेयर होगी ना, वो हमेशा दृढ़ता से उसके ऊपर स्टेबल होगी, फर्मली हेल्ड होगी, और सेकंड वाली जो होगी वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो मूवेबल होगी। तो दो लेयर होगी हेल्महोल्ट्ज के डबल लेयर में,
पहली लेयर जो होती है वो फर्मली होल्ड होती है, मतलब टाइट होती है, उसको आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते। और जो सेकेंड लेयर होती है ना, वो कैसी होती है, वो आपकी मूवेबल होती है, उसको आप मूव कर सकते हो। और ये बनती कहां पर है, कोलॉइडल पार्टिकल के आसपास। अब इन दोनों लेयर्स में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया है कि ये जो परत है ये दृढ़ परत है और ये आपकी विस्तृत परत है। जैसे Ki की जो मैंने आपको बताया, AgNO3 की अपन ने Ki के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पर K पॉजिटिव और I नेगेटिव की परत बनी। ये दृढ़ परत है AgI की, और ये I नेगेटिव की कैसी परत है, विस्तृत है, जिसको आप मूव कर सकते हो, और डबल लेयर आपकी इस तरीके से फॉर्म होती है। इस डबल लेयर के बाद में आपने देखा कि इन दोनों लेयर्स के बीच में, इन दोनों परतों के बीच में जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल। क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों लेयर्स के बीच में आपके पास में चार्ज है। चार्ज हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, और उस पोटेंशियल का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज जीटा पोटेंशियल। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया कि कॉलॉइडल विलयन क्या गुण दर्शाते हैं। तो उनके असंख्यक गुण पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरा हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में जाना। तीसरा हमने उसके रंग के बारे में जाना। चौथा हमने उसकी ब्राउनियन गति की बात की। और पांचवा हमने उसके ऊपर आवेश क्या होगा इसकी चर्चा की। अभी हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विद द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।